आज अपराध और अपराध के नियंत्रण पर चर्चा करने की जरूरत समझी गई, तो इसमें मेरा विचार है कि जो पुलिस प्रणाली और न्यायिक प्रणाली प्रचलित हैं, वो अपराध को रोकने में किंचित मात्र ही सहयोगी हैं और जो जिस तरह से अपराध नियंत्रण हो सकता है उस पर न कोई शोध है, न कोई विचार है, न कोई प्रभावी क्रिया ही देखने में आती है। तो मेरा इस संबंध में निवेदन है कि पहले अपराधियों पर अध्ययन किया जाए कि यह अपराध करने के लिए विवश हुआ है, स्वेच्छा से कर रहा है या कुसंग से कर रहा है, किन कारणों से ये व्यक्ति अपराध कर रहा है और किन परिस्थितियों में इसने अपराध किया था। इस पर एक लंबा शोध और निबंध प्रतियोगिता की आवश्यकता है पूरे देश स्तर पर। अपराध किए जाने के कारण और उनका निवारण। पुलिस विभाग भी काफी बड़ा है, अगर अधिकारी इस पर थोड़ा सा ध्यान दें और इस पर एक ऐसे लिखवाएं कि अपराधों का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, अपराध करने के कारण क्या होते हैं, किन परिस्थितियों में होते हैं और कैसे इसका निवारण किया जा सकता है, तो भी एक कलेक्टिव नॉलेज हासिल हो सकती है। आईएएस, आईपीएस बड़ी डिग्री ले लेने से ये पर्याप्त नहीं कि वही एक महाविद्वान है। कहीं कहीं देखने में आता है कि आईएएस आईपीएसों से भी अधिक ज्यादा विद्वान विचारक गांव में अनपढ़ लोग मिल जाते हैं और वो वंचित रह जाते हैं अपनी किसी परिस्थितियों बस या प्रारब्ध बस उन ऊंची पोस्टों को हासिल नहीं कर पाते और अपना वो जो उनकी विद्वता है उसे प्रदर्शित नहीं कर पाते। इसलिए सभी को ये अवसर दिया जाए और इस बात पर राय सभी से हासिल की जाए तो अब सभी लोग अपने अपने मंतव्य लिखित रूप से प्रस्तुत करें, चाहे स्टूडेंट्स और जितनी भी संस्थाएं हैं और जो लोग भी इस पर अपना मंतव्य व्यक्त करना चाहते हैं, उन सभी से एक निबंध प्रतियोगिता की तरह राय कलेक्ट की जाए और उनका असेसमेंट की जाए और उन सबके कॉमन राय जो हो, सभी की जो राय कॉमन है उस पर विचार करके नियम कानून बनाए जाए। इसके अलावा किसी अपराधी को मारपीट करके, उसको प्रताड़ित करके जेल भेज देना ही अपराध का निवारण नहीं है। जेल अपराधों का ट्रेनिंग सेंटर हो चुका है। अपराध कैसे किए जाएं उसकी बहुत सी विधियां वहां आपस में लोग चर्चा करते हैं कि हमने ऐसे अपराध किया, हम इससे ऐसे बचे और ये अपराध ऐसे करना चाहिए, पुलिस से कैसे बचना चाहिए, टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल होना चाहिए, जुडिशियरी में हमें क्या कहना चाहिए। वो वकीलों के वकील हो जाते हैं और अपराध की दुनिया में ये एक बढ़ोतरी ही होती जाती है, इसमें कमी नहीं आती। अपराध के ट्रेनिंग सेंटर हैं ये जेल, जहां ये अपराधी निरुद्ध किए जाते हैं। तो मेरी समझ से अपराध निरोध का ये कोई बहुत अच्छा माध्यम नहीं है। अदालतें भी एविडेंस के आधार पर उन अपराधियों को दंड देने में बहुत लंबा समय खींचती हैं
और कभी कभी एविडेंस न मिलने के कारण अथवा पुलिस की सही तरीके से उन साक्ष्यों का प्रकट न करने के कारण अथवा अपराधी की चालाकी का कारण अपराधी दंडित भी नहीं हो पाते। इसके अलावा हर स्तर पर भ्रष्टाचार भी मौजूद है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस में भी मनुष्य हैं, जुडिशियरी में भी मनुष्य हैं। जुडिशियरी के लोग कहीं अलग से किसी अलग ग्रह से नहीं आए हैं कि वो बिल्कुल ईमानदार हैं, कि पुलिस वाले ही बेईमान होते हैं और ये ईमानदार होते हैं। पुलिस पर आरोप लगाना बहुत आसान है और न्यायालयों पर आरोप लगाने के लिए उन्होंने अपना सुरक्षा कवच कानून से कर रखा है कि अगर आपने उनकी भ्रष्टाचार को कह दिया तो आप पे मानहानि का मुकदमा चलेगा, आप उनके खिलाफ कुछ भी कहने में आजाद नहीं है। तो इस सुरक्षा कवच से भी वहां भ्रष्टाचार पनप रहा है और प्राय देखा जाता है कि जज साहब के सामने बैठे हुए पेशकार उनके सामने पैसा लेते रहते हैं और उनकी सब्जियां लाते हैं। वो सब्जियां लाते हैं शाम को और उनकी सेवा में वो तत्पर रहते हैं। पुलिस वाले भी उन जज साहबान के ऑब्लाइज करते रहते हैं और वो उनको उस तरह की छूट भी मिलती रहती है उसी से। तो भ्रष्टाचार आकंठ न्यायालय में भी है, पुलिस में भी है और अन्य विभाग भी इससे उत्प्रोत हैं। तो इस भ्रष्टाचार की कड़ी के कारण न तो सभी अपराधियों को दंड मिल पाता है और न प्रक्रिया ही फॉलो हो पाती है। इसके अलावा भी और ज्यादा महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हो सकती हैं अपराध निवारण के लिए। सबसे पहली बात है कि अपराधी पर एक स्टडी होनी चाहिए, एक अध्ययन होना चाहिए कि इसने ये अपराध किन परिस्थितियों में किया, इसके द्वारा अपराध किए जाने के क्या कारण थे। तो जैसे आयुर्वेद में कारण का उपचार होता है और कारण ज्ञात होने पर उसका उपचार करने पर रोग का नाश हो जाता है, ठीक वैसे ही उस अपराधी के कारण पर अध्ययन करके उन कारणों का निवारण किया जाए तो कम से कम वो अपराधी तो सुधर सकता ही है। इसी तरह से ऐसी व्यवस्था सरकार से अपेक्षित है कि वो ऐसी व्यवस्था पैदा करें जिससे उस अपराध के कारण का समूल नाश हो और वो फिर इस तरह का अपराध न करे। जैसे उदाहरण के लिए अपराध के कारण अपराधी का कुसंग में रहना, अगर वो अपराधियों में ही रह रहा है तो अपराध करने की प्रवृत्ति उसकी बनी रहना स्वाभाविक है। अपराधी का बेरोजगार होना, अगर वो बेरोजगार है और उसको कोई माध्यम नहीं है उसकी कमाई धनोपार्जन का, उसे परिवार का पालन पोषण भी करना है, तो ऐसी स्थिति में यह भी आवश्यक है कि देखा जाए बेरोजगार है और छोटा मोटा रोजगार उसको प्रदान करके अगर उसे उसमें लगा दिया जाए तो भी इससे काफी सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा एनिमिटी, अगर कोई बहुत बड़ी रंजिश है तो उन रंजिश के कारणों को भी मिटाया जाना चाहिए। अगर कोई प्रतिशोध का अंकुर फूटा है तो प्रतिशोध की भावनाओं का भी निस्तारण किया जाना चाहिए। रोजगार, धंधा, नौकरी
कुसंग, मानसिकता, परिस्थितियां, इन सब पर विचार करने के बाद समाज को एक ऐसा ढांचा दिया जाना चाहिए, जैसे एजुकेशन में अगर आप मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा का प्रावधान आवश्यक रूप से करें, बचपन में जो लिखे हुए अंक, उसके मस्तिष्क में जो अंक लिख जाते हैं, जो भाव बन जाते हैं, वो आजीवन रहते हैं। बचपन के संस्कार जीवन भर काम आते हैं। तो उनके बचपन में उन्हें अगर मॉरल एजुकेशन मिलेगी तो वो अपराध की तरफ प्रवृत्त नहीं होंगे। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे पूर्वज जैसी पुस्तकें थी जिसमें आदर्शों का पूरा विवरण दिया जाता था, उनकी सब अच्छी अच्छी बातें सुनाई जाती थी। तो हम लोग ये सोचते थे कि हम भी ऐसे बने, कहीं ध्रुव का, कहीं प्रहलाद का, कहीं बड़े बड़े महात्माओं का, कहीं कहीं महापुरुषों का, इस तरह के उसमें पाठ हुआ करते थे। उससे लोग, बच्चे प्रभावित होते थे। ठीक वैसे ही पुलिस विभाग के स्तर पर जो किया जा सकता है, मुझे याद है एक इंस्टान सन 1980 में मैं जब पुलिस में भर्ती हुआ था तो मैं आगरा कोतवाली में चौकी, हींग की मंडी चौकी इंचार्ज था। तो पारंपरिक जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, पुलिस की पारंपरिक ज्ञान, तो हमको ये सिखाया जाता है पुलिस में कि इस तरह से बदमाशों को पकड़ना है, इस तरह से मारना है, इस तरह से पूछना है, इस तरह से कानूनी व्यवस्थाएं करनी है। तो एक घिसा पिटा रवैया सा होता रहा। उसमें ये एक सर्वमान्य व्यवस्था रहती है कि अपराधी अपराधी होता है और वो अक्सर अपराध करता रहता है। तो जहां कहीं अपराध हो, उस तरह के मोडस ऑपरेंडी वाले अपराध हैं, तो उसी प्रकार के अपराधी ने वो अपराध किया होगा, उसे तलाशते हैं। तो इस तरह से बहुत से अपराधियों को पकड़ा जाता है। तो इसी क्रम में मुझे याद है कि एक चूहा नाम का अपराधी था, और वो चूहा, उसका एज तो काफी थी, लेकिन छोटा, बहुत छोटा कद था, बच्चे की तरह था। लगभग कोई भी उसे 13-14 साल से ज्यादा नहीं आंक सकता था। उसकी उम्र तो थी करीब 30-35 वर्ष, लेकिन उसका कद काठी ऐसा हल्का सा था। तो वो उसका मोडस ऑपरेंडी था कि जब कहीं बारात, शादी ब्याह होते थे तो उसमें वो सूटेड बूटेड होकर के, अच्छे कपड़े पहन करके उस बारात में घुस जाता था, और टाई लगाया, कोट पहना, पैंट पहना, अच्छी शर्ट पहनी, सेंट वेंट लगाया, पॉलिश किए हुए जूते पहने, बाल काटे और चले गए। अब बाराती समझते थे घराती है, और घराती समझते थे बाराती है। तो वो उस सूटकेस या बॉक्स के पास पहुंच जाता था जिसमें जो जेवर होते थे, या धन होता था, या दहेज का धन या आभूषण होते थे, और उन्हें वो उनकी जरा सी लापरवाही में उस बैग को मार देता था। इस तरह से उसने कई कांड किए थे। इसके अलावा भी वो चोरी करता था। उस पर करीब करीब उस वक्त 25 मुकदमे चल रहे थे। तो चूंकि हम चौकी इंचार्ज थे और हमारे क्षेत्र मोती कटरा में अक्सर वारदात हो रही थी, तो हम बड़े चिंतित थे, उसकी खोज में थे। हमारा शक था कि ये वही कर सकता है इस तरह की वारदातें। तो काफी प्रयास करने के बाद भी वो हमें हाथ नहीं आ रहा था। एक दिन देखा कि वो सिनेमा देखने के लिए, टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ा था। तो हमारे मुखबिर ने बताया कि वो चूहा
सिनेमा की टिकट ले रहा है। तो हम गए वहां, भाग के उसे पकड़ लाए और पकड़ लाए और पुराने केसों के बारे में पूछताछ करने के लिए हमने उन पर अपने जो भी मेथड हैं वो अप्लाई किए। अब ये कहना भी थोड़ा अनुचित होगा कि मार धाड़ की, उनकी मार पिटाई की, पूछताछ की। उस वक्त यही ज्यादातर व्यवस्थाएं थी। साइंटिफिक मोबाइल के जो चीजें थी उस वक्त थी नहीं, वही 3rd डिग्री मेथड अपनाया जाता था। तो वो हमने अप्लाई किया और उससे पूछताछ शुरू की। तो उसने वो सभी राज उगले। उसने 25 मुकदमे तो और वो बताए ही बताए, और इसके अलावा 10-15 और उसने झूठे सच्चे हमको लिखवा दिए कि ये भी हमने किया, ये भी मैंने किया, ये भी मैंने किया, मार पिटाई के डर से। तो हमने विचार किया कि भाई, उससे पूछा कि तू जरा सा तो है, तेरा पेट कोई बहुत बड़ा नहीं है, तू ऐसे बड़े अपराध और ऐसा क्यों करता है, तू इन अपराधों को क्यों नहीं छोड़ता। जब उससे हमने ये पूछा तो उसने बहुत डरते हुए कहा कि साहब मैं बता तो दूंगा, लेकिन आप फिर से मुझे मारोगे, मेरी पिटाई फिर होगी, इसलिए मैं कह नहीं सकता। तो मैंने आश्वस्त किया कि भाई तुझे कोई नहीं मारेगा, तू सच सच बता बात क्या है। तो उसने कहा कि साहब ये अपराध मुझसे पुलिस कराती है। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा झटका सा लगा। मैंने कहा कि भाई तू मेरे इलाके में रहता है, मेरे इलाके में तू वारदात करता है और मैं इस क्षेत्र का इंचार्ज हूं, तो मैंने तुझसे कब कहा कि तू अपराध कर, और मैंने ऐसा कौन सा तुझसे कौन सी कोई पैसा ले लिया या कोई और चीज हासिल कर ली जिससे कि मैं तुझे ये प्रोत्साहन दिया कि तू चोरी कर ले, बदमाशी कर ले। उसने कहा साहब ऐसे नहीं है, आपने कुछ नहीं कहा, न आप मुझसे कभी मिले, लेकिन अपराध कराने का कारण तो पुलिस ही है। मैंने फिर पूछा कैसे है। उसने कहा साहब ये 25 जो मुकदमे मुझ पर लगे हैं, इन 25 मुकदमों में वास्तव में तो मैंने करीब 6-7 ही अपराध किए, बाकी में तो पुलिस मुझे पकड़ लाती है, कभी चक्कू लगा देती है, कभी तमंचा लगा देती है, कभी शराब की बोतल लगा देती है। इस तरह से मुझ पर 25 मुकदमे लाद दिए। अब इन मुकदमों को मैं चालू रखने को अदालतों में चलाने के लिए मुझे पैसा तो चाहिए, मुझे वकील की फीस देनी है, मैं जेल में बंद हूं तो मुझे वहां भी खर्चे हैं मेरे, और मुझे अपने परिवार को भी पालना है, और मेरे पास और कोई साधन नहीं है, एक भी साधन मेरे पास ऐसा नहीं है जिससे मैं रोजी रोटी कमा करके ये कर सकूं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मकान भी मैं किराए पर रहता हूं, मेरे पास कोई दुकान नहीं है, मेरे पास कोई खेत नहीं है, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। तो बताइए मैं क्या करूं? अगर चोरी न करूं तो मैं क्या करूं? कैसे जीवन यापन करूं? और जब पुलिस बिला वजह मुझे पकड़ पकड़ के बंद कर देती है तो मुझे खर्चे के लिए, केस लड़ने के लिए, वकीलों को फीस देने के लिए पैसा तो चाहिए। तो मैं अब अपराध न करूं तो क्या करूं? मैं अब अपराध करने के लिए विवश हो गया। जब ऐसी बात उसने मुझसे कही तो मुझे ये बात उसकी बहुत अच्छी लगी, और मैंने परिणाम स्वरूप उससे पूछा कि भाई तो तू ये बता, इस अपराध को तू कैसे छोड़ेगा? क्या कोई ऐसी तरीका है कि तू अब अपराध न करे? उसने कहा हाँ साहब है, आप मुझे नौकरी दिला दो, मुझे व्यवसाय दिला दो, तो मैं ये चोरी करना या अपराध करना छोड़ दूंगा। तो मैंने कहा मैं अच्छा,
तो तू ऐसा कर, यहाँ कोतवाली के पीछे जो पुलिया है इसके पास थोड़ी सी जगह पड़ी है, वहां एक तख्त ला के रख ले और उस पर चाय बेचने का धंधा शुरू कर दे। उसने कहा साहब मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे शुरू करूं। तो मैंने उस वक्त उसको 100 रुपए अपनी जेब से, अपने वेतन से उसको दिए, उसको विश्वास करते हुए कि तू तख्त अपने घर से लाया और स्टोव, भगोना, चाय पत्ती वगैरह ला के, नमकीन, कुछ बिस्कुट सिस्कुट रख ले और जब बीच बाजार में तू बेच। तो उसने कहा साहब मुझे फिर कोई पकड़ ले जाएगा। तो मैंने उसे आश्वस्त किया कि नहीं, यहाँ कोई नहीं पकड़ेगा, और मैं, अगर तुझे कोई पकड़ेगा तो मैं तेरी सपोर्ट करूंगा, तेरी मदद करूंगा, बशर्ते तू अपराध न करे। उसने कहा साहब मैं अपराध क्यों करूंगा, अगर मेरे खाने पीने की व्यवस्था, मेरे परिवार का भरण पोषण होने लगेगा तो मैं ये काम नहीं करूंगा। तो उसने कोतवाली के पीछे एक तख्त डाल करके और चाय की दुकान खोल दी, और उसकी चाय की दुकान खूब चलने लगी, उसे खूब फायदा होने लगा। 1 सप्ताह में ही उसने उस चाय के प्रॉफिट से कमा करके मेरे पैसे वापस कर दिए, और वो हमारी आंखों के सामने रहता रहा। रात को बहुत समय तक वो चलाता, सुबह बहुत जल्दी खोल लेता और दिन भर वहां रहता। तो पुलिस के निगाहों में भी रहा, अपराध भी उसने नहीं किया और उसका वो काम अच्छा चलने लगा। लेकिन दुखद बात ये रही कि जब मेरा वहां से ट्रांसफर हो गया और 3-4 महीने बाद मैं उधर से निकला, तो देखा कि ना वहां तख्त था, ना वहां चूहा था, और ना वहां किसी दुकान थी। मैंने पता लगाया कि भाई कहाँ गया वो, तो पाया कि वो फिर से जेल में था, और उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पर किसी ने उसे जेल भेज दिया था। तो ये छोटी सा घटना है। अगर हम पुलिस वाले इस बात पर विचार करें, अपने पुलिसिया प्रभाव को इस्तेमाल करें, उसे कुछ आर्थिक मदद खुद करें या लोगों से करवाएं, तो हो सकता है व्यक्ति अपराध छोड़ दे। न्यायालय भी ये देखें कि क्या इसमें सुधार की गुंजाइश है, क्या दंड देना इसे आवश्यक है, क्या इसे दंड के अलावा कुछ ट्रेनिंग दी जाए, इसे समर्थ बनाया जाए, जेल में भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं, मॉरल एजुकेशन, सत्संग, और उनको कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, ऐसे ज्ञान उसे दिया जाए किस तरह व्यापार कर सकते हो और किस किस तरह से आप स्वावलंबी बन सकते हो, इन पर विचार किया जाए। समाज और सरकार इस ओर ध्यान दें, तो दंड देने के अलावा ये भी ऐसी उपाय हो सकते हैं कि अपराधी अपराध करने से बचे, और जो शक्ति हमारी विनाशकारी कार्यों में लगी है वो विकास की तरफ उन्मुख हो। उससे ये अपराधी बड़े ऊर्जावान होते हैं, इनके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी और एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, लेकिन उसकी दिशा गलत है। उसको सही दिशा में उसकी बुद्धि को सही दिशा, उसके ज्ञान को सही दिशा देकर उन्हें भी हम विकास कार्यों में जोड़ सकते हैं। दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं है, हर चीज का सदुपयोग दुरुपयोग ही महत्वपूर्ण है। जैसे सभी विषयों के अंदर अमृत छिपा है, ऐसे ही बुराइयों के अंदर भी भलाई छिपी है, उनमें ऊर्जा छिपी है। तो मनीषियों को, विचारकों को और जिम्मेदार अधिकारियों को
संगठनों को इस पर विचार करना चाहिए। हर चीज का सदुपयोग हो सकता है दुनिया में। सपेरे सांपों से अपनी रोजी रोटी कमा लेते हैं। पुलिस मुखबिरों से बदमाशों को पकड़ लेती है। मुखबिर भी तो लगभग बदमाश ही होते हैं। ऐसे ही हर चीज का उपयोग सदुपयोग किया जा सकता है। जैसे एक और उदाहरण आता है, सर छोटू राम का नाम सुना होगा आपने। सर छोटू राम बताते हैं कि वो कोई इंटरव्यू देने के लिए किसी कार्यालय में उपस्थित हुए थे और एक गांव के रहने वाले थे। ग्राम में दोस्त था, तो वो इंटरव्यू से पहले ही वहां पहुंच गए उस ऑफिस में। उन्होंने देखा कि वहां कुछ कुर्सियां पड़ी हैं, तो जो ऑफिसर की कुर्सी थी बड़ी गुदगुदी और अच्छी थी, देखने में सुंदर थी, तो उसमें बैठ के वो देख रहे थे। उसी बीच में वो अधिकारी आ गए और उनको गाली गलौज प्रताड़ना करते हुए उसे डांटा कि तेरी औकात है, तू इस कुर्सी में बैठने लायक है। तो सर छोटू राम ने ये बात सुनी, उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्हें वहां से भगा दिया गया। तो उन्होंने ये कहा कि जिस कुर्सी पे आप बैठे हो, एक दिन इससे बड़ी कुर्सी पे बैठ के मैं दिखाऊंगा। तो उसने इसको चैलेंज के रूप में लिया, इस क्रोध को, और इस क्रोध को सही दिशा दे करके उन्होंने जो प्रण किया कि मैं इससे बड़ी कुर्सी पे बैठ के दिखाऊंगा, तो वो उससे बड़ी कुर्सी पर बैठे। और एक दिन वही अधिकारी किसी काम से उनके अधीन आया, तो उन्हें वो बात याद आई और उन्हें उनके लिए नमन किया और कहा कि आपकी वजह से आज मैं इस कुर्सी में बैठा हूं। तो क्रोध का भी सदुपयोग हो जाता है, बुराइयों का भी सदुपयोग किया जा सकता है। इसलिए जो नेगेटिविटी है, इसको कैसे हम पॉजिटिविटी में बदलें। जो भी बुराइयां हैं, अपराध हैं, अब भ्रष्टाचार ही लीजिए, इस भ्रष्टाचार को भी कैसे भी खत्म किया जा सकता है। अब ये वीडियो बड़ा हो गया है, इसलिए यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर बताया जाएगा। धन्यवाद।